हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी जो एनएचएम है, अ, इस संस्था के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो है वो वैकेंसी रिलीज हुई थी। अभी कुछ दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आया है जो मैंने पोस्ट भी किया है। और तो 5000 के अराउंड में शायद उसकी वैकेंसियां हैं। तो उन वैकेंसीज के जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म के, वो जो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप एक बार वो देख लें और वो फॉर्म को फिल कर दें। काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं। इसके अलावा जो गुजरात से जो जीएमआरएस की वैकेंसी के लगातार जो मैसेज आ रहे हैं और जो ईएसआईसी वैकेंसी के लिए आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ईएसआईसी की वैकेंसी आने में अभी थोड़ा समय है और जीएमआरएस में भी अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो इन वैकेंसियों का वेट कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। देखिए, तैयारी आप अगर कंटिन्यूअस पहले से ही करते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होती है। अगर आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी बुक्स को देख रहे हैं, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जिस एग्ज़ाम के मतलब डेट के एंड तक जब आप अपनी तैयारी करते हैं, तब तक आपका जो क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट है वो उस तरह से मतलब प्रेशराइज रहता है। तो इससे बेटर है कि आप पहले से ही तैयारी करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। और एज ए स्टूडेंट तो मैं आपको एज ए मेंटोर ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पे फोकस रखिए। देखिए, एग्ज़ाम कभी भी आए उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। और अब तो वैसे भी नर्सिंग सेक्टर्स में मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स बहुत कम आते हैं। हर साल हज़ारों की संख्याओं में वैकेंसियाँ निकलती हैं जगह-जगह से। और हज़ारों कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट भी होते हैं। और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उन लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए। उन लोगों को अपने जो आपका पहला जो एफर्ट्स है उसमें आपने जो नेगेटिव अचीव किया है उसको आप करेक्ट करके और अपनी पॉजिटिविटी की तरफ आप मूव कर सकते हैं। और हेल्प करने के लिए तो हम हैं ही। ठीक है। और करंट जो बात कर रहा था मैं, तो राजस्थान जो एनएचएम का एग्ज़ाम है 3 तारीख को, उसकी जो ये सीरीज हमारी कंटिन्यूस चल रही है उसका आज ये 7 पार्ट है। तो इन सीरीज में देखिए, आप लोग जो लोग व्यू कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, और जो नए व्यूवर्स हैं चैनल पे, तो मेरी आप सभी से ये एडवाइस है, आप कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जो भी आपको किसी भी टॉपिक्स में कुछ पूछना हो या फिर आपके अपने सजेशंस अगर आपको रखने हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। और अपने कमेंट सेक्शंस में अपना मैसेज भी रख सकते हैं। ठीक है। और देखिए, एग्ज़ाम्स की रही बात, तो देखिए राजस्थान एनएचएम्स के एग्ज़ाम्स का जो क्राइटेरिया रहा है पिछले एग्ज़ामों को देखते हुए, तो स्टेट का एग्ज़ाम है इसलिए जाहिर सी बात है यहाँ पे जीके और अदर जो सब्जेक्ट्स आपके जैसे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गई या फिर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ आपका फोकस रहेगा जो नर्सिंग्स पे रहेगा। नर्सिंग्स के क्वेश्चंस जैसे मोस्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, तो जैसे मैं भी वही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ जो आपके रिपीटेड प्रीवियस एग्जाम्स में हुए हैं। और बेस ऑफ सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो फंडामेंटल है, पीडियाट्रिक्स है, ओप्स है, गायनिक है, एंड कम्युनिटी है। यहाँ से एनएचएम्स क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है। इसके अलावा साइकेट्रिक हुआ और एमएसएन हुआ, फार्मा हुआ, ये लिटिल बिट क्वेश्चंस यहाँ से पिक होते हैं। अदरवाइज जो मोर देन मेजोरिटी रख रही हैं वो सब्जेक्ट्स वो हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस जो पेपर हुआ है एनएचएम का, तो उसकी भी वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। वो भी आप ज़रूर व्यू करिए। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कैंडिडेट व्यू कर रहे हैं चैनल को, वीडियोस को, वो लोग आप एज ए रिक्वेस्ट ही समझिए कि आप जो भी ये क्लासेज हैं इनको आप अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये वीडियो देख पाएँ, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और सेकंड ऑफ आप सभी के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी कि हमने क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दिया है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीप स्टडी करना है और आपको लेंथ में अगर टाइमिंग में
कोर्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, तो वो भी आप हमारे ऐप से मतलब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए और कोई इंक्वायरी के लिए, फर्दर इंक्वायरी के लिए अगर आप कोई भी अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर हैं टैगलाइन में दिए हुए हैं, वो नंबर पे आप 24/7 कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। 7th आपका सीरीज रहने वाला है, और आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। सो पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, ORS कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। पहले बात कर लेते हैं ORS। ORS क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट है जो ORS में होते हैं और कौन सा है जो नहीं होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है पूछा गया है, कैल्शियम लैक्टेट है, बाइकार्बोनेट है, और ग्लूकोज है। बराबर, तो कैल्शियम लैक्टेट ये ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पे, ये पोटेशियम लैक्टेट होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। बराबर, ऑप्शंस को आप हटा दीजिए। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा आंसर इसका सही रहने वाला है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड ये भी प्रेजेंट होता है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता है, और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। यानी राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? सी रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। ये क्वेश्चंस जो जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नया जो फॉर्मूला आया है, न्यू फॉर्मूला रिलेटेड टू न्यू फॉर्मूला रिलेटेड टू ORS। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो ऑस्मोलरिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे पहले बात कर लेते हैं अपन सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, NaCl। सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूँ, जो पहला कंटेंट है, देखिए ये कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग। जो इसका कंटेंट है वो है 2.6 ग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्राम पर लीटर के हिसाब से सोडियम क्लोराइड का जो कंटेंट है वो रहेगा आपका 2.6 ग्राम। बराबर, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड की, KCl। पोटेशियम क्लोराइड कितना है? तो 1.56 ग्राम, 1.5 ग्राम रहता है। ठीक है, थर्ड बात कर लेते हैं, तो वो है ट्राइसोडियम सिट्रेट। ठीक है, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ये कंटेंट है जो ORS में प्रेजेंट होता है। तो ट्राइसोडियम सिट्रेट का कितना कंटेंट होता है? तो आपको याद रखना है 2.9 ग्राम। कितना होता है? 2.9 ग्राम। ठीक है, फोर्थ कंटेंट कौन सा है इसमें? फोर्थ कंटेंट है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो सर्वाधिक पाया जाता है इसमें। ठीक है, 13.5 ग्राम। कितना होता है? 13.5 ग्राम। बराबर, ये तो हो गए आपके जो कंटेंट हैं और कितने पर लीटर के हिसाब से चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कंसंट्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना कंसंट्रेशन किस अमाउंट का या किस मॉलिक्यूल्स का रहता है। तो देखिए, सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम का कंसंट्रेशन रहता है 75। ठीक है, 75 mm। फिर बात कर लेते हैं क्लोराइड की। क्लोराइड का कितना रहता है? तो आपको याद रखना है 65 मिली ओस्मोल। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम कितना रहता है? तो पोटेशियम का आपको याद रखना है, पोटेशियम रहता है 20 मिली ओस्मोल। बराबर, फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं आपकी सिट्रेट की। सिट्रेट कितना होता है इसमें? तो सिट्रेट होता है 10 मिली ओस्मोल। बराबर, और लास्ट आपका बच गया ग्लूकोज। लास्ट आपका बच गया ग्लूकोज। ग्लूकोज का कितना रहता है? तो 75 मिली ओस्मोल। बराबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है ORS की करंट के हिसाब से? टोटल ऑस्मोलरिटी ORS की कितनी रहती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए
245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है, याद रखना है 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो कि पहले 300 से मोर देन थी, ठीक है। अभी इसको 245 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ओआरएस को कितने समय में यूज करना चाहिए। तो आप सभी को पता है 24 हावर्स में ही आप ओआरएस के 1 लीटर पानी के कंसंट्रेशन में जब अपन इसे डिजोल्व करते हैं तो उसको 24 हावर्स में ही यूज कर लेना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए। क्लियर। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस जो ओआरएस से निकलते हैं वो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ पूछा गया है आपसे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ एफएओ, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करें एफएओ की तो फुल फॉर्म क्या है तो देखिए फुल फॉर्म है इसकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ये हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर है इसका रोम में। रोम में भी कहाँ पे, इटली। कहाँ है, इटली। फिर बात कर लेते हैं इसके लॉन्चिंग की, ठीक है। लॉन्चिंग की तो लॉन्च कब हुआ था ये, तो आपको याद रखना है 1945 में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। कहाँ हुआ था लॉन्च, कनाडा में, क्यूबेक सिटी है वहाँ पे हुआ था, क्यूबेक सिटी, बराबर। कनाडा की क्यूबेक सिटी में 1945 में ये लॉन्च हुआ है। इंडिया की बात करें, इंडिया में कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो याद रखना है 1948 में, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और देखिए एजेंसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सीरीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं उनमें काफ़ी सारे एजेंसीज जो है वो मैंने कवर की है। आगे आने वाली सीरीज में भी मैं आपके एजेंसीज को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ट्रेस एलिमेंट पे क्वेश्चन है। द फॉलोइंग वन इज द ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में ट्रेस एलिमेंट्स कौन सा होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है आपका आयोडीन और लास्ट ऑप्शन है आपका सोडियम, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ मिनरल्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि हम ट्रेस एलिमेंट्स कहते किसको है, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स कहते किसको है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ट्रेस एलिमेंट्स किसको, देखिए ट्रेस एलिमेंट्स किसको कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स उनको कहते हैं ऐसे ही, मतलब द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ए वेरी लिटिल अमाउंट, ठीक है, वेरी लिटिल, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि बात करें जैसे मिनरल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले होता है मैक्रो, जिनको न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हो और मिनरल्स भी बोल सकते हो। दूसरा होता है माइक्रो और तीसरे होता है ट्रेस, ठीक है। अब जैसे बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो क्या होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज़्यादा होती है, जैसे 100 mg पर डे के हिसाब से होती है, ठीक है। 100 mg पर डे के हिसाब से होती है। माइक्रो की बात करें तो लेस देन 100 mg पर डे के हिसाब से होती है, ठीक है। और ट्रेस की बात करें तो 20 से 40 मिलीग्राम पर डे के हिसाब, यानी बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहती है। ये आपको याद रखना है, या फिर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे बात करें, अभी मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो कौन कौन से हैं, तो देखिए एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपके आगे के फ्यूचर में भी क्वेश्चन अगर फंसे तो आप बता दें, ठीक है। तो मैक्रो की बात करें, मैक्रो में कौन कौन से आते हैं आपके, तो मैक्रो में आपका आता है कैल्शियम आता है, फॉस्फेट आता है, ठीक है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। कैल्शियम आ गया, फॉस्फेट आ गया, आपका मैग्नीशियम आ गया। इसके अलावा कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं, जैसे आयरन है, ठीक है, मैग्नीज है, ये आपको याद रखना, आयरन है, मैग्नीज। ट्रेस की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ट्रेस में आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं, जैसे आयोडीन है, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, फिर आपका जिंक है,
ठीक है, याद रखना है। फिर कोबाल्ट है, कौन सा है? कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि ट्रेस एलिमेंट्स आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो कैल्शियम मैक्रो है, फॉस्फोरस ये भी मैक्रो है, सोडियम ये भी मैक्रो है, यानी ए बी और डी आपके तीनों ही ऑप्शंस किससे रिलेटेड है? मैक्रो मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। आयोडीन जो है वो किससे है? ट्रेस से है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा? ट्रेस एलिमेंट सी रहने वाला है, आयोडीन। इसके अलावा कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, फ्लोरीन है, ये सब सारे क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट्स में काउंट होते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? फ्रेशनेस ऑफ एग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपसे, द फ्रेशनेस ऑफ द एग मे बी टेस्टेड बाय। किसी भी एग की फ्रेशनेस को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कैंडलिंग, फ्लोटिंग इन सलाइन वाटर, 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि एग की फ्रेशनेस को चेक करने के लिए दो जो मेथड्स यूज की जाती हैं, उनमें से कैंडलिंग भी होती है और फ्लोटिंग इन सलाइन वाटर भी। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे क्या है? सही है। तो सी यहाँ पे आपका राइट रहेगा, याद रखना है, कैंडलिंग और फ्लोटिंग इन सलाइन वाटर। ठीक है, एनएस के वाटर में फ्लोटिंग और कैंडलिंग दोनों ही मेथड्स जो है वो एग की फ्रेशनेस को चेक करती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से हिट होके ही आते हैं, डायरेक्ट कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरहोल लेटरिंग इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया के अंदर बोरहोल जो लेटरिंग है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? तो यस्टरडे मैंने जो सीरीज डाली थी उसमें आपको मैंने बताया था, बोरहोल लेटरिंग के लिए किसका यूज करता है? हम यूगर का यूज करता है। ठीक है, किसका करता है? यूगर का। यूगर क्या है? यूगर एक मशीन होती है जो ड्रिल करने के काम आती है, किसको? जमीन को। और उसमें विड्थ मतलब चौड़ाई में क्या होती है? ब्लेड होती है जो सर्कुलेट होती है इस तरह। ठीक है, तो उससे मतलब क्या बनता है? वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको? गहरा गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो बोरहोल जो लेटरिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में? इस तरह से चीजें कब बनने लगी, इंट्रोड्यूस कब हुई, ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 1930, 1940, 50 और 60। बोरहोल लेटरिंग का जो इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में वो हुआ था 1930 में, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है? ए रहेगा। ठीक है, प्रीवियस देखिए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा था कैंडलिंग और फ्लोटिंग इन सलाइन वाटर, तो इसमें मैं आपको बताऊं कैंडलिंग का मतलब क्या हो गया? एक लाइट का लैंप लिया जाता है और उसके ऊपर या नीचे एग रखा जाता है, और एग में अपन विजुअलाइज करते हैं एग को। अगर उसमें कोई क्रैक आ जाए या फिर कलर उसका चेंज हो जाए तो उससे हमें फ्रेशनेस पता चलती है। और सलाइन वाटर की मैं बात करूं तो जैसे मान के चलिए कोई टैब लिया है आपने, टब लिया, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आप जैसे ही एग को डालेंगे तो एग अगर नीचे चला जाता है पानी के अंदर, इसका मतलब वो फ्रेश है, और अगर वो तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फ्रेश नहीं है। तो इस तरह से टेस्ट किए जाते हैं एग को फ्रेशनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द हार्ड टिक्स द डोर्सम ऑफ इट्स बॉडी। इन द हार्ड टिक्स के अंदर डोर्सम ऑफ इट्स बॉडी इज कवर्ड बाय ए हार्ड शील्ड इज कॉल्ड। जो टिक्स होते हैं, एक तो सॉफ्ट टिक्स होते हैं और एक हार्ड टिक्स होते हैं। ठीक है, तो हार्ड टिक का जो डोर्सम पोर्शन होता है बॉडी का, वो किससे कवर होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। ठीक है, तो स्कॉटम, सीबम, सीरम और सेल शील्ड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी चीज है जो टिक्स को, हार्ड टिक को डोर्सम सरफेस से कवर करते हुए उसको क्या बनाती है? हार्ड बनाती है। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड है, याद रखना है। ठीक है, और इसका आंसर आपका बचे बनेगा स्कॉटम, याद रखना है, सिंगल आंसर है स्कोटम। स्कोटम ही एक ऐसी कवरिंग होती है जो डोर्सम जो बॉडी पार्ट्स होता है टिक्स का, हार्ड टिक का, उसको कवर करती है, जिसकी वजह से वो क्या कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे इनके जो टाइप्स हैं वो कौन से होते हैं? सॉफ्ट टिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर।
ठीक है, इन एयर लगा लो या एयर का ये पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। एयर्स में अगर आपको ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो आप कौन सा थर्मामीटर यूज करने वाले हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका सीलिंग साइक्रोमीटर, आसमान साइक्रोमीटर, ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर और नन ऑफ द अबोव। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? देखिए, पहला ऑप्शन आपका है स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर क्या चेक करता है? तो आपको याद रखना है, स्लिंग साइक्रोमीटर जो है ये क्या काम करता है? टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट फिजिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, मॉइस्ट एयर याद रखना है आपको। स्लिंग साइक्रोमीटर जो है वो मॉइस्ट एयर के फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टी को चेक करता है। आसमान साइक्रोमीटर क्या चेक करता है? तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को चेक करता है। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को चेक करता है। ठीक है, मेजरमेंट किसका करता है? ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये क्या करता है? चेक करता है। ठीक है, और आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि भाई एयर की मॉइस्चर को कौन चेक करता है? तो ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर। हाइग्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। इसलिए ड्राई एंड वेट बल्ब जो हाइग हाइग्रोमीटर है ये जो है वो एयर की ह्यूमिडिटी को क्या करता है? मेजरमेंट करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लगभग लगभग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एनर्जी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एनर्जी से क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि हर एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कोई ना कोई फॉर्म में। 3 ग्राम फैट गिव्स एनर्जी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो 3 ग्राम जो फैट है वो कितनी एनर्जी देता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि 3 प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है अपना प्रोटीन, और एक होता है आपका फैट। ठीक है, आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट कितना प्रोवाइड करता है? तो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कर रहा है। कितना कर रहा है? 4 किलो कैलोरी। ठीक है, प्रोटीन कितना करता है? ये भी 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, और फैट जो है ये 9 किलो कैलोरी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखने का ट्रिक मैं बताऊं तो फैट हमेशा वजन में ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी भी ज़्यादा देगा। इस तरह से भी आप लॉजिकली याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो कार्बोहाइड्रेट कितनी दे रही है? 4 दे रही है। प्रोटीन कितना दे रहा है? 1 ग्राम में 4 दे रहा है। और फैट कितना दे रहा है? 9 किलो दे। क्वेश्चन आपसे कितना पूछ रहा है? 3 ग्राम फैट का पूछ रहा है। ठीक है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 9 से। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 27। इसलिए राइट आंसर क्या है? आप डी रहे। ठीक, समझ गए? इस तरह से क्लियर है? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? डी रहने वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, क्वेश्चन फिर से आ गया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हर एग्जाम्स में आपको लगभग लगभग देखने को मिला हुआ है, और प्रीवियस एग्जाम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है ब्लाइंडनेस को। ब्लाइंडनेस को कब डिफाइन कर देंगे आप? ये केस जो है वो ब्लाइंडनेस में आता है जब उसकी विजुअल एक्टिविटी ऑफ लेस देन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लेस देन विजुअल एक्टिविटी कितनी होती है। अब आप सभी को पता है विजुअल एक्टिविटी हम किससे चेक करते हैं? स्नेलन चार्ट से। किससे करते हैं? स्नेलन चार्ट से। याद रखना है, स्नेलन चार्ट जो है वो विजुअल एक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि ब्लाइंडनेस को आप कब डिक्लेयर करेंगे कि ये व्यक्ति को ब्लाइंडनेस है? जब उसकी विजुअल एक्टिविटी कितने से कम हो जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कितने से कम हो जाए, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बराबर, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला ऑप्शन है 360, फिर है 660, 618 और 160। बराबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट। तो देखिए, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, माइल्ड कंडीशंस जो है ना, माइल्ड विजुअल एक्टिविटी किसको बोलते हैं?
ठीक है। तो माइल्ड विजुअल एक्टिविटी बोलते हैं हम, देखिए कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपका क्लियर ही रहेगा मैं, ठीक है। तो माइल्ड विजुअल एक्टिविटी किसको कहते हैं हम, जब 6-12 से लेके 6-18 तक का क्राइटेरिया रहे, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो 6-12 से लेके 6-18 तक अगर क्राइटेरिया है तो वो आता है माइल्ड में, पहला। सेकंड आपको याद रखना है मॉडरेट। सेकंड क्या है, मॉडरेट। मॉडरेट कब कहेंगे हम, जब 6-18 से लेके, 1 सेकेंड, ठीक है, 6-18 से लेके क्लाइंट चला जाए 6-60 में, किस में चला जाए 6-60 में, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई आगे, मॉडरेट आ गई। फिर आ जाती है आपकी थर्ड कंडीशन सीवियर। थर्ड आ जाती है आपकी सीवियर। सीवियर कब है, जब 660 से कितना चला जाए, 360 तक चला जाए, कितना चला जाए 360 तक चला जाए विजुअल एक्टिविटी, तो ये कंडीशन आ जाती है आपकी सीवियर में। और लास्ट ऑप्शन आपका क्या आता है, ब्लाइंडनेस। लास्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, ब्लाइंडनेस, यानी 360 से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो वो कंडीशंस आपकी क्या कहलाती है, ब्लाइंडनेस क्लियर कहलाती है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, ये रहेगा। अकॉर्डिंग टू WHO मैंने आपको विजुअल एक्टिविटी की सारी कैटेगरी यहाँ पे बता दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको स्नेलन चार्ट बोलते हैं। माइल्ड कैटेगरी में आती है वो 6-12 से लेके 6-18 तक की कैटेगरी आती है। माइल्ड मॉडरेट में 6-18 से लेके 6-60 तक आती है, और 6-60 से लेके 360 तक जो कैटेगरी आती है वो सीवियर आती है, ठीक है। और ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस कैटेगरी में आपको याद रखना है ये आती है 360 से मोर देन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा। बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 71 में हुआ था कि 70 में हुआ था कि 72 में हुआ था कि 73 में हुआ था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं अगर आपको नहीं आते हैं तो, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे ही सिमिलर देते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज कौन सा यहाँ पे राइट है कौन सा। पर देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको नहीं आए तो आप छोड़ ही देना, वो बेटर है, क्योंकि नेगेटिव आपको ले जाएगा। और अगर आपको कंफर्म है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बालवाड़ी न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, तो 1970 में हुआ, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। यहाँ याद रखना है बालवाड़ी प्रोग्राम जो है वो 3 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं के लिए खाने के न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, फूड उनको टाइम मिलता रहे, उसके लिए ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था वो किया था ताराबाई मोदक ने, ठीक है। ताराबाई मोदक ने कहाँ स्टार्ट किया, महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, याद रखना है। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। महाराष्ट्र में स्टार्ट किया, थाने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कब स्टार्ट किया था, 1945 में। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1970 में बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान जो है ये कब स्टार्ट हुआ, तो पोषण अभियान स्टार्ट हुआ था 2018 से। किसने किया, प्रधानमंत्री जो अभी करंट में आपके हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में पोषण अभियान स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया, तो झुंझुनू से स्टार्ट किया था, याद रखना है। कहाँ से स्टार्ट किया, झुंझुनू से स्टार्ट किया, जो राजस्थान में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नहीं, मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ठीक है। देखिए पोषण अभियान में तो क्या है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग वुमेन, एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, एडोलसेंट गर्ल्स, और 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे थे इनके फूड का सिस्टम जो है वो पोषण अभियान में चालू हुआ। अब क्या हुआ है कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है, ठीक है, मिड डे मील जो प्रोग्राम है जो स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन का है, इसका नाम जो है वो 2021 में रीनेम कर दिया है, ठीक है। और अब इसका नाम क्या है, पीएम पोषण, याद है, पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। इसका क्या कर दिया है, पीएम पोषण स्कीम कर दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। और एक क्वेश्चन सब जब मैं आपको बता रहा था ये भी मैं बता ही देता हूँ, मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ,
तो आपको याद रखना है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था ये, तो तमिलनाडु, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तमिलनाडु के जो सीएम थे के कामराज, इन्होंने स्टार्ट किया था, के कामराज 1956 में। वैसे प्राइमरी स्कूल के लेवल पे क्वेश्चंस जो हमसे पूछा जाता है ना, वो प्राइमरी स्कूल का पूछा जाता है, तो याद रखना है 1961 से 62, यानी राइट आंसर आपका 62 है, ये सही रहेगा। ठीक है, मिड डे मील जो स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई, तो 1995 में हुई। कब हुई थी, मिड डे मील जो स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई, 1995 में हुई थी। ठीक है, पीएम पोषण स्कीम जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो पीएम पोषण स्कीम का जो थीम है, जो पर्पज है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसका मोटिव, मोटिव क्या है। ठीक है, स्लोगन होता है ना, स्लोगन, स्लोगन सुना है? तो पीएम पोषण जो स्कीम है, इसका स्लोगन क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, एनएचएम जैसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हुए हैं, और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको गलती का चांसेस करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको कर सकते हैं तो बिल्कुल आंसर्स इसका क्लियर जरूर कीजिए। ठीक है, तो याद रखना है क्या है, सुपोषित भारत, ठीक है, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सुपोषित भारत, साक्षर भारत, ठीक है और सशक्त भारत, और सशक्त भारत, याद रखना। ये इसकी थीम है पीएम पोषण स्कीम की, बराबर, जिसका 2021 में मिड डे मील जो स्कीम था उसको चेंज करके अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द apparatus used to measure, regulate और applying chlorine in correct doses। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वो कौन सा apparatus है या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक तो मेजरमेंट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं करेक्ट डोज किसकी, क्लोरीन की, किसमें, पानी में। तो आपको याद रखना है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्लोरोनॉम, याद रखना है। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, स्टाफ नर्स एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, एमपीएसडब्ल्यू एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो अपन अप्लाई करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, फॉर द फिल्ट्रेशन, तो आपको याद रखना है क्लोरीन की मात्रा को मेजरमेंट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम, क्लोरोनोम का। और जैसे मैंने यस्टरडे की सीरीज में बताया था कि आपको अगर पानी के अंदर फ्री रेसिडुअल क्लोरीन के बारे में पता करना है कि क्या अमाउंट है, तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्टिमम लेवल, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज बिटवीन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्टिमम लेवल कितना होता है फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि ड्रिंकिंग वाटर में कुछ अमाउंट में फ्लोराइड रहता है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल ही आपसे ये पूछ रहा है कि आइडियल लेवल कितना होता है फ्लोराइड का पानी के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, देखिए 0.5 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर लीटर, 0.2 से लेके 0.4 मिलीग्राम पर लीटर, 0.3 से लेके 0.7 मिलीग्राम पर लीटर, 0.6 से लेके 0.9 मिलीग्राम पर लीटर, बराबर। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा आपका 0.5 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर लीटर। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, ए। ये आइडियल लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल होता है, या नॉर्मल लेवल होता है फ्लोराइड का ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सारे ही क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स सीएचओ में, एनएचएम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन सीरीजों में। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं उठाया है मैंने जो क्वेश्चंस अभी तक आए ही नहीं है, ठीक है, एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रिकमेंडेड लाइट इंटेंसिटी इन ऑपरेशन थिएटर, यानी ओटी के रूम में जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो आपसे पूछी गई है कि कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली कितनी होनी चाहिए ओटी रूम में लाइट की इंटेंसिटी, बराबर। तो 75 फुट कैंडल्स होनी चाहिए, 76 फुट होनी चाहिए, 80 फुट होनी चाहिए, या फिर 85 फुट होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है 75 फुट कैंडल, बराबर। तो राइट आंसर यहाँ पे भी आपका क्या रहने वाला है, ए रहेगा। ओटी के रूम में लाइट की इंटेंसिटी का जो रिकमेंडेड लेवल है वो रहेगा 75 फुट कैंडल, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टर्म पे और विटामिन का क्वेश्चन है, जो कि मैंने प्रीवियस सीरीज में आपको क्लियर भी कर चुका हूं मैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एक बार। विटामिन ई पे क्वेश्चन आया है, विटामिन ई टर्म्ड एज, तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया वो अभी है एंटीऑक्सीडेंट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। देखिए विटामिन ई पे क्या क्वेश्चन बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, तो राइट आंसर आपका ई रहेगा। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन आपसे पूछे तो भी आपसे आंसर यही रहेगा। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से क्वेश्चन पूछे तो भी आपका आंसर विटामिन ई रहेगा। ब्यूटी विटामिन के नाम से क्वेश्चन पूछे तो भी आपका आंसर यही रहने वाला। ठीक है, ब्यूटी विटामिन। ठीक, और यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा टोकोफेरोल, यानी राइट आंसर आपका ए। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं हम, थायमिन बोलते हैं। रेटिनॉल को विटामिन ए बोलते हैं। पायरोडोक्सिन को विटामिन बी6 बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्यूशन आया है। और इम्यूनोग्लोबुलिन के देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चंस में आपके क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस ह्यूमन प्लेसेंटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है या कौन से टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आईजीएम, आईजीजी, आईजीए और आईजीई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन प्लेसेंटा का क्रॉस करने की बात करें, ठीक है, तो दो क्वेश्चंस पूछे जाता है। एक प्लेसेंटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। तो देखिए प्लेसेंटा में जो प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है वो तो होती है आपकी आईजीजी यानी पी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस पे बनता है कि ये ग्रेटेस्ट होती है यानी अमाउंट में ज्यादा होती है। ग्रेटेस्ट अमाउंट में ये होती है सीरम के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करूं मैं ब्रेस्ट मिल्क की, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी प्रेजेंट होती है, तो आईजीए प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है, आईजीए प्रेजेंट होती है। साइज की बात करूं तो कौन सी होती है, मैक्रो, याद रखना है आईजीएम। आईजीएम जो है वो मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो साइज में बड़ी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं बात करूं आईजीएम से आपसे बात करूं तो सीरम में कितनी प्रेजेंट होती है, तो 5% होती है। कितनी होती है, 5% इसका सीरम में लेवल होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है आईजीएम पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना है फर्स्ट एंटीबॉडी है ये। ठीक है, फर्स्ट एंटीबॉडी, ए भी लिख रहा हूं मैं तो आप समझ जाना। फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस इन प्राइमरी रेस्पॉन्स। फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होती है प्राइमरी रेस्पॉन्स और, ठीक है, प्राइमरी रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी में आ रहा है तो प्राइमरी सबसे पहले कौन प्रोड्यूस होता है, आईजीएम प्रोड्यूस होता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट एंटीबॉडी है ये, फर्स्ट एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है फीटस के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन फीटस, ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है। फीटस के अंदर पहली एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है वो भी आईजीएम होती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी सेकंड एंटीबॉडी जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी। ठीक है, तो देखिए आईजीजी की मैं बात करूं तो आईजीजी आपको याद रखना है मैंने आपको बता दिया है ग्रेटेस्ट अमाउंट में होती है। अब ग्रेटेस्ट अमाउंट में होती है तो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 85% ये सीरम में होती है। कितनी होती है, 85% में। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसके आइसोटाइप्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी इसकी क्लास जो टाइप्स बता रहा हूँ वो भी प्रेजेंट होते हैं। कितने क्लास होते हैं इसके, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, IgG1, IgG2, IgG3 या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन G4। ठीक है, ये 4 आइसोटॉप जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, क्रॉस प्लेसेंटा को करती है और ऑप्शनाइजेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, आईजीए क्वेश्चन है। आईजीए की बात करूं तो सीरम में कितनी प्रेजेंट होती है, तो 7 से लेके 15% तक ये सीरम में जो है वो प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है आईजीए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा ये क्या होती है, क्रॉस हो जाती है, ये क्वेश्चन बन जाता है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, थर्ड क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट लाइन डिफेंस इम्यूनोग्लोबुलिन का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम कौन करती है, आईजीए करती है, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आईजीई पर। आईजीई से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना है सीरम में लेवल इसका कितना होता है, 0.02% होता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आईजीई पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक तो डिफेंस ये करती है अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक जितने भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है उनके लिए डिफेंस का काम कौन करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, ये रिलेटेड होती है किससे, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शंस होती है यानी एलर्जी, ठीक है, यानी एलर्जी, अगर हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होगी तो आईजी का लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये रिलेटेड होती है इससे। ठीक है, एक और बचती है वो होती है आईजीडी। 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, एक होती है आईजीडी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो सीरम लेवल है वो है 0.3%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस तरह के आईजी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बने हैं आज तक प्रीवियस एग्जाम्स में, वो लगभग आपके सारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको आईजी से। इम्यूनोग्लोबुलिन से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितनी चेन होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इम्यूनोग्लोबुलिन में कितनी चेन होती है, 4 होती हैं, 2 होती हैं हैवी और 2 होती हैं लाइट, 2 होती हैं लाइट। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये। ठीक है, और चेन होती है, क्लियर। और इन चेन को ज्वाइन करने वाला या बॉन्ड करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हैवी चेनों को और लाइट चेनों को एक दूसरे से जोड़ने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है उसको बोलते हैं हम सल्फाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है वैक्सीन के ऊपर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोलियो वैक्सीन के ऊपर। पोलियो वैक्सीन शुड बी प्रिजर्व एट। अब ये कौन सी पोलियो वैक्सीन है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी। ये कैसी है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, ये आप सभी को पता है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड चीज, इसको किसने डिस्कवर किया, तो इसको सेबिन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, सेबिन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन को कब रिजर्व किया जाता है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ना इसको माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस लगा लीजिए। अब बताइए क्या आंसर रहने वाला है, तो देखिए पहला ऑप्शन है +2 से 8 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है आपका -2 to 8 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है आपका 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट ऑप्शन आपका है वो है आपका बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला है आपका यहाँ पे, तो देखिए पोलियो वैक्सीन जो है ना ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। कैसी हैं, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ठीक है, याद रखना है आपको, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कोल्ड सेंसिटिव का।
ठीक है। कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोल्ड सेंसिटिव कौन सी है, तो टीटी है, टिटेनस टॉक्सॉइड, बराबर। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा कि -20 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है बी, ठीक है। क्योंकि आप इसको आपको इसको ये हीट सेंसिटिव होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो डिवाइस होती है जिसमें हम वैक्सीन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे ये ILR है, तो ये नीचे का जो पोर्शन होता है फ्रीजर का, ठीक है, यहाँ पे ही जो OPV जो है वो स्टोर की जाती है, क्योंकि इसका तापमान जो है वो माइनस में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी टॉप पे सारी वैक्सीन वो होती हैं जो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है, जो कि मैंने यस्टरडे प्रीवियस सीरीज में बताया था कि इंडिया में वैक्सीन प्रिजर्वेशन करने के लिए जो कोल्ड चैन का टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट वाज डेवलप्ड इन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से जितने क्वेश्चंस आपके निकल पाएंगे वो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मोन्टेक्स टेस्ट जो है, अब देखिए एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्जाम है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट उसका पूछना लाजमी है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, मोन्टेक्स टेस्ट जो है ना वो हम किसके लिए करते हैं, प्रिविलेंस के लिए करते हैं, ठीक है। प्रिविलेंस के लिए, यानी एक प्रकार का क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए करते हैं हम, ये टीबी के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कम्युनिटी के अंदर या पॉपुलेशंस के अंदर आप टीबी के केसेस के प्रिविलेंस का पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, मोन्टेक्स टेस्ट के द्वारा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसको खोजा किसने है, तो वॉन प्रिक्विट ने खोजा था। किसने खोजा था, वॉन प्रिक्विट ने खोजा था। कब खोजा था, 1907 में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बी रहने वाला। हो गया क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें इस्तेमाल क्या होता है, तो देखिए इसमें इस्तेमाल होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, प्यूरिफाइड 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 प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है स्टैंडर्ड, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको पीपीडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड पीपीडी के अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं, तो आपको याद रखना है 50,000 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है, 50,000 जो है वो ट्यूबरकुलिन यूनिट्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ट्यूबरकुलिन यूनिट्स कितनी होती हैं, 50,000 यूनिट्स होती हैं एक स्टैंडर्ड पीपीडी के अंदर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं मोन्टेक्स टेस्ट के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया है मोन्टेक्स टेस्ट क्या है, टीबी के डिटेक्शंस के लिए यूज होने वाला, फॉर यूज डिटेक्शन ऑफ टीबी, ठीक है, फॉर यूज डिटेक्शन ऑफ टीबी केसेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो डोज की मैं बात करूं तो डोज आप कितना देते हैं, तो 1 TU देते हैं। कितनी यूनिट देते हैं, एक ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो पीपीडी की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इन ml की बात करूं तो 0.1 ml जो है वो डोज आप इस्तेमाल करेंगे, किसका, पीपीडी का, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। बात कर लेते हैं अब रूट की। बात कर लेते हैं रूट की। तो रूट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इंट्राडर्मल यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, इंट्राडर्मल यूज करते हैं। कहाँ लगाते हैं इसको हम, फोर आर्म पे। कहाँ लगाते हैं, फोर आर्म पे, ठीक है, याद रखना है। ये वाला जो आर्म है इसको हम फोर आर्म कहते हैं, फोर आर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीडिंग का, या फिर आप बोल सकते हो रिजल्ट। रिजल्ट का हमें कब पता चलता है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो रीडिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखना है रिजल्ट इसका मिलता है हमें रिजल्ट आफ्टर 72 आवर्स। ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है, याद रखना है। पीपीडी ट्यूबरकुलिन यानी मोन्टेक्स टेस्ट का जब हम रिजल्ट देखना होता है तो हमें 72 आवर्स बाद में देखना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रिडिक्शन के बारे में।
ठीक है, या फिर इंडिकेशंस, सॉरी प्रिडिक्शन के बारे में कि आपका क्या रिजल्ट रहे। तो हमें हमें यहाँ क्या चेक करना होता है, यहाँ हम चेक करते हैं इन ड्यूरेशन को। क्या चेक करते हैं हम? इन ड्यूरेशन को। तो आपको याद रखना है इन ड्यूरेशंस कैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इन ड्यूरेशन आपको 3 कैटेगरी में मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ। एक इन ड्यूरेशन, तो आपको याद रखना है अगर इन ड्यूरेशंस आपका 9 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर उस किस केस का आपने मॉन्टेक्स टेस्ट किया है और अगर इंड्यूरेशंस जो है वो 9 mm से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि टेस्ट आपका कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा टेस्ट है? पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, अगर मान के चलिए इंड्यूरेशंस जो है वो 6 to 9 mm के बीच में है, ठीक है, 6 to 9 mm के बीच में है, तो फिर कैसा है? डाउटफुल है। ठीक है, कैसा केस है? डाउटफुल केस है। ठीक है, डाउटफुल केस है, यानी इसको टीबी भी हो सकता है या फिर और दूसरे माइक्रोबैक्टीरियम भी हो सकते हैं जिनको एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम बोला गया है। ठीक है, और अगर इंड्यूरेशन 6 mm से कम है, अगर इंड्यूरेशन जो है वो 6 mm से कम है, इसका मतलब है कि केस आपका कैसा है? नेगेटिव। कैसा केस है? नेगेटिव है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ अब मैं आपको ये बता रहा हूँ नॉर्मली तो इंड्यूरेशन 6 mm से कम होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं, स्पेसिफिक केसेस भी हैं जहां पे इंड्यूरेशन, स्पेसिफिक केसेस देयर इंड्यूरेशंस इंड्यूरेशंस इज 5 माइक्रोमीटर और मोर। अगर इंड्यूरेशंस उन केसेस में आपको 5 माइक्रोमीटर का दिखे या फिर उससे ज्यादा का दिखे, तो भी टेस्ट आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो भी टेस्ट आपका मॉन्टेक्स कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव माना जाएगा। अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं वो एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो कौन से हैं तो वो आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वाला। अगर पेशेंट है, HIV पेशेंट है, तो उसमें आपको याद रखना है 5 mm का भी अगर इंड्यूरेशन है या इससे ज़्यादा है तो टेस्ट आपका कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, रिसेंट कॉन्टेक्ट ऑफ टीबी, रिसेंट कॉन्टेक्ट्स ऑफ टीबी केस या फिर पेशेंट। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट जिसने अभी कांटेक्ट में आया हो, किसी टीबी के पेशेंट्स के साथ आया हो, ठीक है, तो अगर वो क्लाइंट अगर टीबी के केस या टीबी के पेशेंट से रिसेंटली कांटेक्ट में आया है तो उसका इंड्यूरेशन भी 5 mm आएगा या इससे ज़्यादा आएगा, तो टेस्ट आपका पॉजिटिव ही माना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर किसी व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस केस को भी आप किस कैटेगरी में डालेंगे? उस केस को भी आप किस कैटेगरी में डालेंगे? स्पेसिफिक केस में डालेंगे। यानी ड्यूरेशन अगर उसका 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है या उस लेवल तक है तो मॉन्टेक्स टेस्ट उसका क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, या फिर लास्ट आपका ऑप्शन बनता है इम्यूनो सप्रेस क्लाइंट, इम्यूनो सप्रेस पेशेंट। ठीक है, अगर इम्यूनो सप्रेस पेशेंट है, जैसे लाइक डेट कैंसर वैंसर के पेशेंट है जिनकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस्ड है, ठीक है, तो उन केसेस में भी आपको मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कब? जब इंड्यूरेशन उनका 5 माइक्रोमीटर या फिर इससे ज्यादा का है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मॉन्टेक्स टेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे लगभग मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। क्लियर हो गया? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशंस का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन इंडिया फर्स्ट एड्स वाज रिपोर्टेड इन तमिलनाडु। यानी पहला एड्स का केस इंडिया के अंदर कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ, कब रिपोर्टेड हुआ, सॉरी कब रिपोर्टेड हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एड्स क्या है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर इम्यूनो, हालांकि ये क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इंडिया में सबसे पहला केस चेन्नई में रिपोर्टेड हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, और जो कि 1986 में रिपोर्टेड हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। इस तरह से आपको याद रखना है कि एड्स का पहला केस इंडिया के अंदर 1986 में रिपोर्टेड हुआ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बात करें वर्ल्ड की, मतलब पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट केस जो है वो रिपोर्टेड कब हुआ?
फर्स्ट एड्स केस कब रिपोर्टेड हुआ इन वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका है, तो इसका आंसर आपका है वो 1959 में से लेके 1960, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1959 में जो सैंपल मिला था उसमें आइडेंटिफाई नहीं हो सका था पेशेंट, लेकिन 60 में जो केस मिला था वो आइडेंटिफाई केस था, ठीक है। आइडेंटिफाई केस था, ये बात आपको याद रखना है। आइडेंटिफाइड केस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसका, एड्स का, तो आपको याद रखना है अफ्रीका में 1960 में पहला एड्स केस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कमेटी से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी इज नॉन एज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बोर कमेटी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, बराबर। कब आई ये, तो 1943 में तो ये क्या हुई, स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। 1943 में तो क्या हुई है, इस्टाब्लिश, जो कि मैं बता चुका हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 1946 में इसको रिकमेंड किया गया, ठीक है, रिकमेंड किया गया। फिर बात कर लेते हैं चड्डा कमेटी, ठीक है। चड्डा कमेटी कब आई, तो चड्डा कमेटी में आपको याद रखना है, चड्डा कमेटी आई है आपकी 1963 में, ठीक है, 1963 में। और इन्होंने ही 10,000 पॉपुलेशन पे एक जो वो MPW था उसका परफॉर्मा जो है वो इन्होंने रखा था। और ये आए थे मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कमेटी कब आई थी, तो आपको याद रखना है मेंटेनेंस फेज ऑफ, इन्होंने दिया था ये मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये आपको याद है। बात कर लेते हैं मुदलियार, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मुदलियार। मुदलियार क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं तो इस्टाब्लिशमेंट इसका हुआ है, इस्टाब्लिशमेंट जो है वो इसका हुआ था 1959 में, और ये रिकमेंड हुई थी 1962 में, ठीक है, 1962 में। ये स्पेसिफिक है, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस देना है आपको, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ठीक है। लास्ट आपकी है मुखर्जी, ठीक है। तो मुखर्जी के बारे में मैं आपको बताऊं, मुखर्जी कब आई है, तो मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 में। और इस कमेटी में क्या आया, नेशनल फैमिली नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये आपको याद है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ। MPSW की कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है, कौन सी कमेटी थी जिन्होंने MPSW को निकाला है, तो वो थी करतार सिंह। कौन सी थी, करतार सिंह कमेटी, ठीक है, करतार सिंह कमेटी। और ये कब आई है करतार सिंह, तो ये भी आपको याद रखना है, करतार सिंह कब आई थी 1973 में, ठीक है, याद रखना है। तो आप सभी जो कैंडिडेट्स वीडियो वॉच करें उन सभी को वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो वीडियो के एंड तक आपने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो CHO और NHMs जो हैं, नेशनल हेल्थ मिशंस के जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम हुए हैं उनसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो मेरी प्रायोरिटी भी है कि मैं उन वहीं से क्वेश्चंस आपके पिक करूं, जिससे आपके पुराने पेपर्स के पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे और इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं विथ रैशनलाइज आपके सोल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। और ये 7 सीरीज जो आपकी मैं कर चुका हूँ, इस सीरीज को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज 8 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।